दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं मौर्य काल की कला। मौर्यकालीन कौन कौन सी कला है। इससे पहले अपने मौर्य काल के जो शासक थे उनके बारे में पढ़ लिया था, और अब देखते हैं अपन मौर्य काल की कला कौन कौन सी है, इसके अंदर कौन की कला काम आई थी। तो एक इतिहासकार हुए थे वी स्मिथ। उन्होंने बताया था कि भारत के अंदर जो कला क्षेत्र है उसके पत्थरों का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, मौर्य काल के अंदर हुआ था। ऐसे पत्थरों का प्रयोग हुआ था, लेकिन पूर्णतः पत्थरों का प्रयोग मौर्य काल से शुरू हुआ था। तो मौर्य काल के अंदर एक तो आता है स्तूप आता है। तो स्तूप क्या है, सबसे पहले अपन ये देखते हैं। स्तूप क्या है? स्तूप कला बुद्ध धर्म से संबंधित है। सबसे पहले स्तूप कला कब आई थी? तो बुद्ध धर्म के समय, जब बौद्ध धर्म हुआ था उस समय स्तूप कला आई थी। तो स्तूप कला संबंध पूछ ले तो बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप कला के भाग कौन कौन से? एक तो है मेहंदी, एक हर्मिका, छत्तर, यष्टि, वेदिका, तोरण। ये स्तूप कला के भाग है। इसके अंदर जो हर्मिका है ये पवित्र भाग कहलाता है। स्तूप का सबसे पवित्र भाग कौन सा है? हर्मिका। इसके बाद आता है अशोक के सांची स्तूप था। सांची का स्तूप कहां से मिला था अशोक का? तो मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। इसके अंदर ये सभी भाग मैंने स्तूप के बताए, ये सभी भाग इसके अंदर मिल चुके हैं। तो क्वेश्चन आ जाए तो स्तूप के सभी भाग अशोक के किस अभिलेख से मिले थे? तो सांची का जो स्तूप था उसके अंदर अशोक के सारे अभिलेख, ये जो भी भाग है ये मिले थे। और स्तूप का पवित्र भाग अपने मैंने बता दिया कौन सा है? हर्मिका। स्तूप का पवित्र भाग क्या कहलाता है? हर्मिका कहलाता है। स्तूप के बाद आता है स्तंभ। स्तूप अलग है, स्तंभ अलग है। स्तंभ में अशोक का स्तंभ बनाने के लिए ईरानी राजाओं से प्राप्त की थी। जो अशोक जो स्तंभ बनाए थे उसकी कला कहां से सीखी थी अशोक ने? तो ईरानी राजाओं से सीखी थी। स्तंभ के भाग कौन कौन से हैं? तो यष्टि, अधोमुख कमल। अधोमुख कमल, एक फल का, एक पशु, शीर्ष, ये होते हैं स्तंभ के भाग। इससे पहले मैं बनाए थे वो अपने पढ़े थे स्तूप के भाग, और ये है स्तंभ के भाग। अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ था जिसके अंदर 4 शहरों की मूर्तियां थी, 4 शहरों के ऊपर अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अपन ने पहले सारनाथ का स्तंभ जो अशोक का है, इसके अंदर 4 शहरों है। उस शहरों के ऊपर एक 32 तिल्लियों वाला धर्म चक्र भी अंकित है। ये शहरों का था अशोक का सारनाथ का स्तंभ। तो सारनाथ का स्तंभ आपको मैं बताऊं तो कैसा था, ये भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये तो भाग कहता है यष्टि। अभी मैंने आपको भाग बताए थे, तो ये भाग क्या कहलाता है? यष्टि कहलाता है। इसके ऊपर अधोमुख, अधोमुख क्या था? कमल बताया था मैंने, अधोमुख कमल। ये अधोमुख कमल, ये हुआ इसके ऊपर अधोमुख कमल। इसके ऊपर 4 अधोमुख पर एक 32 शहरों की मूर्तियां बताई थी, और इसको क्या कहते हैं? अधोमुख कमल कहते हैं, और इसको यष्टि कहा जाता है। इसके ऊपर ये पत्थर का बना हुआ था एक, ये ऐसा। इसको क्या जाता है? फलका। मैंने अभी बताया था इसको क्या कहता है? फलका किया जाता है। और ये भाग जो अंदर वाला है इसके अंदर जो अश्व, बैल, इनकी मूर्तियां डाल जाती थी। मूर्तियां अश्व, अभी मैं बताऊंगा किसके अंदर कौन सी मूर्ति थी, ये भी बता दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पर 4 शहरों की मूर्तियां थी। अशोक के इस स्तंभ पर क्या थी? 4 शहरों की मूर्तियां चारों ओर। और इसके ऊपर बताया एक गोल चक्कर था, 32 तिलियां थी उसके अंदर, धर्म चक्र कहते हैं। 32 तिलियां, यहाँ 4 शहर हो गए। इसको मैंने अलग कलर से लिख लेता हूं। ये कहता है फलका, और इसको कहा जाता है मैंने अधोमुख कमल। अधोमुख कमल। और इसी भाग को क्या जाता है? यष्टि। ऐसे आपको आराम से समझ में आ जाएगा ये। और ये पशु शीर्षक हो गया, पशुओं की चित्र। और इसके अंदर क्या चित्र माने जाते थे? एक जैसे गज है, अश्व है, बैल है, इनकी मूर्तियां, चित्र कोरे जाते थे यहाँ पर। और इसको अपन कहते हैं पशु शीर्ष। ये जो भाग है सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इस सारनाथ स्तंभ के अंदर और क्या क्या है। अशोक के सारनाथ स्तंभ के बाद आता है, अशोक का एक था
रामपुरवा। रामपुरवा कहाँ है? बिहार के अंदर है। ये अशोक का एक और था अभिलेख लेख था, इसके अंदर रामपुरवा कहाँ है? बिहार के अंदर। इसके अंदर कहते हैं वर्षभ यानी बेल की आकृति थी। किसकी आकृति थी? बेल की आकृति। अभी मैंने 4 बेल की जहां जहां बताई मैंने वहां पर होती है बेल की, वहां पर एक बेल क्या थी? एक है शंकिसा, ये कहाँ है? इलाहाबाद के अंदर। इसके अंदर हाथी की मूर्ति थी, हाथी का चित्र था। एक है लोहरिया नंदगढ़, ये कहाँ पर है? बिहार पर। इसके अंदर एक शेर की आकृति मिली थी। लोहरिया कहाँ पर है? लोहरिया नंदगढ़ बिहार के अंदर, ये थोड़ा याद रखना। रामपुरा या बेल की आकृति, इलाहाबाद के अंदर हाथी की आकृति, और लोहरिया नंदगढ़ के अंदर बिहार के में एक शेर की आकृति मिली थी। ये थे अपन अशोक के स्तंभ थे, मैंने इसको आपको बता दिए, जो इंपॉर्टेंट थे वो भाग मैंने बता दिए। इसके बाद अन्य तथ्य क्या है ये भी अपन देख ले। मौर्य काल के अंदर वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म के आधारित। और अर्थशास्त्र में जो विवाह की आयु क्या लिखी है? अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य की अर्थशास्त्र। उसके अंदर विवाह क्या, एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसके अंदर विवाह की आयु है 12 वर्ष और 14 वर्ष बताई गई है। 12 व 14 वर्ष बताई गई, ये जरूर थोड़ा याद रखना। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है और इसके अंदर विवाह की आयु क्या है, ये एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि 12 और 14 वर्ष अर्थशास्त्र के अंदर बताई गई है। मौर्य काल के अंदर जो सिंचाई कर लेते थे, सिंचाई कर, उसको क्या कहा जाता था? उदक कहा जाता था, उदक भाग कहा जाता था। जैसे सिंचाई के जो भी कर लिया जाता था उसको क्या कहते थे? उदक। एक होता है वर्ड परिहीनक। परिहीनक जो पशुओं द्वारा फसल को जो नष्ट करने पर लिया जाने वाला जुर्माना क्या कहलाता है? परिहीनक। ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है परिहीनक, एक है परिहारिक। हारिक तो मतलब कर मुक्त जो घाव होते हैं ना, उसको तो कहते हैं परिहारिक। और परिहीनक का मतलब जो पशु नष्ट कर देते हैं फसल को, उसके बदले में जो जुर्माना लिया जाता था उसको कहते हैं अपन परिहीनक। और सड़क के लिए मौर्य काल के अंदर वर्ड लिया जाता था वर्तनी। वर्तनी यानी सड़क कर है, उसके लिए कौन सा वर्ड काम लिया जाता? वर्तनी। अपन कहते हैं अभी टोल प्लाजा रही हूँ, पहले उसको कह देते हैं वर्तनी। अपन टोल टैक्स लेते हैं ना, अभी वही चीज है वर्तनी। पहले इस सड़क कर को क्या कहते थे? वर्तनी कहा जाता था। फिर आता है इसके अंदर मौर्य काल के अंदर जो व्यापार करने के एक मार्ग था, सबसे लंबा राष्ट्र व्यापारिक मार्ग कौन था? उत्तरापंथ, जो लगभग 2100 किलोमीटर लंबा था। सबसे व्यापारिक मार्ग सबसे लंबा पूछ ले तो कौन था? उत्तरापंथ। अभी मैं और भी आपको बताऊंगा उत्तरापंथ कहाँ तक जाता है, ये भी बता देता हूँ, लेकिन थोड़ा ये देखना सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? उत्तरापंथ। और ये कितना किलोमीटर था? तो 2100 किलोमीटर ये लंबा था। और ये व्यापारिक मार्ग कहाँ तक जाता था? उत्तरापद, तो इसका नाम है उत्तरापद, सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग था। और ये ताम्र लिपि, ये ताम्र लिपि पहले कहाँ था? ताम्र लिपि नहीं, ताम्र लिप्ति है ये, ताम्र लिप्ति। ये बंगाल से गंधार माँ जनपद क्षेत्र कौन सा? वो पशुक कालती नगर, इस नगर तक ताम्र लिप्ति से पशुक लापती नगर तक जाता था। और इसका शॉर्ट में लिखते हैं बंगाल से गंधार माँ जनपद तक। अगर ये भी आ सकता है और छोटे शहरों के नाम भी आ सकता है, इसलिए मैंने दोनों लिखा दिए। अगर बंगाल से गंधार तक पूछ ले तो कौन? उत्तरापथ है, जो सबसे बड़ा लंबा व्यापारिक बड़ा क्या? सबसे लंबा व्यापारिक मार्ग था और सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग। यार इसके लिए तो मैंने अभी सड़क कर बताया था वर्तनी, और सड़क कर इनके लिए लिया जाता था। और सबसे प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग पूछ ले तो दक्षिण से महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से, दक्षिण में महाराष्ट्र का शहर कौन सा? प्रतिष्ठान, और उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था। अगर सीधा ही लिख देते महाराष्ट्र श्रावस्ती तो भी सही है, और ये ऐसे लिखे प्रतिष्ठान से श्रावस्ती तो भी सही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता था। ये था प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग। ये हुआ अपना मौर्य काल, जिसके अंदर अपन ने पूरा डीप के अंदर पढ़ लिया मौर्य काल। इसके अंदर पूरी हर चीज अपन ने देख ली। एक और वर्ड याद आ गया मुझे, जो सिक्कों की जांच करने वाला क्या कहलाता था? रूप दर्शक। ये और थोड़ा लिखना, रूप दर्शक। ये क्या काम करता था? ये सिक्कों की जांच करता था, सिक्कों की जांच करता था। सिक्कों की जांच करने वाला क्या कहलाता था? रूप दर्शक कहलाता था। और चांदी के सिक्के पूछ ले, कौन कौन से चांदी के सिक्के हैं? तो
तो चांदी के सिक्के, ये लिखा देता हूं, थोड़ा याद आ गया। तो एक चांदी का सिक्का होता था पण, ये पण जो चांदी के सिक्का होता पण धरण, पण है, धरण है और कारसरण, ये चांदी के सिक्के होते थे। और जो तांबे के, दो तरह के सिक्के होते थे तांबे के, तो थोड़ा ये भी याद रखना, तांबे के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के, तांबे के दो तरह के सिक्के होते थे। एक तो होता था बड़ा सिक्का, तो बड़े सिक्के हैं उसको क्या कह देते हैं, उसको कहते हैं अपने मासक। बड़ा सिक्का था उसको क्या कहा जाता था, मासक। तांबे के सिक्के बड़े हैं उसको तो कहा जाता था मासक, और जो छोटा है, छोटा सिक्का, उसको कहते हैं कांगणी, कांगणी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये सिक्कों की बात याद आ गई थी तो ये मैंने बता दिया आपको। रूप दर्शक सिक्कों की जांच करने वाला, चांदी का सिक्का पण धरण या आकर्षण, तो तांबे का सिक्का जो बड़ा है उसको कहते हैं मासक और छोटा सिक्का कहता है कांगणी। ये था अपना मौर्य काल, एक छोटा सा अपने था, हो गया पूरा मौर्य काल। मैंने पूरा डीप के अंदर जो ओल्ड क्वेश्चन आए उसके बेस पर पूरा तैयार किया गया। इसके बाद अपना आता है उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल मतलब जो मौर्य काल समाप्त होने के बाद थोड़ा सा किसका, यह पूर्व गुप्त काल, गुप्त काल के पहले का समय और उत्तर मौर्य काल, इसका समय के बीच के अंदर जो 184 बीसी से 275 के अंदर गुप्त काल शुरू हो जाता है। तो इसके बीच में जो शासक आए या जो वंश आए, कौन कौन से वंश आए, जैसे शुंग वंश, इसके बाद में आया था शुंग वंश है, कण्व वंश है, सातवाहन वंश है, ये इनके बीच के अंदर आया था उत्तर मौर्य काल या पूर्व गुप्त काल के समय। तो अपनी इंपॉर्टेंट है, ये छोटे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलेंगे, ये अपनी थी आज की क्लास। तो आपको कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे उत्तर मौर्य काल या पूर्व गुप्त काल, जिसके अंदर शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ऐसे वंश आएंगे। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।